नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। दूसरे राज्यों में फंसे लाखों लोगों की चीख ने कोरोना काल में प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। केंद्र से सशर्त मंजूरी मिलने के बाद अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि जिस राज्य के पास कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, क्या वो प्रदेश अकेले अपने बूते पर लाखों लोगों को वापस बुला सकता है? कोरोना बंदी के दौरान बाहर फंसे लोगों को वापस लाने पर हर तरफ कोहराम मचा है, लेकिन अब केंद्र सरकार की शर्तों के साथ मिली मंजूरी के बाद राज्य की सियासत अब जाकर व्यवस्था पर आकर टिक गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि बाहर फंसे तमाम लोगों को वापस लाना अकेले राज्य के बूते की बात नहीं। से भी सहयोग हम लेंगे, क्योंकि पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमने शुरू से भी ये कहा है कि हम अकेले पूरे देश से मजदूरों को, छात्रों को नहीं ला पाएंगे। राज्य सरकार सक्षम नहीं है। दरअसल बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर और छात्र छात्राओं सहित दूसरे कामगार दिल्ली और कोटा सहित दूसरे महानगरों में फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री की माने तो राज्य से बाहर फंसे लोगों की संख्या 5 लाख के आसपास है। सीएम ने बताया कि प्रदेश के पास सीमित संसाधन है, लिहाजा लाखों लोगों को लाने में ही 6 महीने लग जाएंगे। अपने संसाधनों का जो सीमित संसाधन है, क्योंकि हमारे पास कॉरपोरेशन भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भी नहीं है, तो इसकी वजह से अगर हम कोई व्यवस्था करते भी हैं और जो दूर दराज में लोग फंसे भी हैं, तो मुझे लगता है कि लाने ले जाने वहां से मजदूरों को लाने में ही हमारा 6 महीना बीत जाएगा। 5 लाख के लगभग, कुछ कम हो सकता है, कुछ अधिक हो सकता है, इस रेंज पर लोग बाहर फंसे हैं। हालांकि इसके लिए नोडल अफसरों को लगा भी दिया गया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के बीच लाखों लोगों को वापस लाने की चुनौती पर वर्क प्लान बनाने में जुटे हैं। नोडल ऑफिसरों को कि आज इस विषय पर आगे पूरी वर्क प्लान तैयार करें और हमें अवगत कराए, तदनुसार आगे कार्रवाई की जाए। फंसे हुए लोगों को वापस लाने के मुद्दे पर बीजेपी का रुख भी शुरुआत से ही हमलावर रहा है। ऐसे में गर्म सियासत के बीच केंद्र से मिली सशर्त मंजूरी और राज्य के सीमित संसाधन ने हेमंत सरकार का सिरदर्द बढ़ा दिया है। सवाल अब भी वही है कि फंसे लोग कैसे आएंगे और कब तक आएंगे, क्योंकि संसाधन और व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं और सरकार के लिए एक बार फिर केंद्र से ही आस है। रांची से भुवन किशोर झा के साथ न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गाइडलाइन पर गृह मंत्रालय ने सफाई दी है। स्पष्टीकरण आया है गाइडलाइन पर गृह मंत्रालय का। ट्रेन या निजी कार से यात्रा नहीं होगी, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से स्पष्टीकरण दी गई है। बस से यात्रा का ऑर्डर जारी किया गया है, यानी कि जो वापसी की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ बस से की जाएगी। यात्रा समूह में की जा सकती है, यानी कि जो लोग वापस बुलाए जाएंगे, राज्य सरकारें जिन लोगों को वापस बुलाएंगी वो यात्रा समूह में की जा सकती है। बाहर फंसे लोगों के लिए जो गाइडलाइन जारी हुई है उसको लेकर स्पष्टीकरण देते हुए गृह मंत्रालय ने यह बात साफ किया है कि ट्रेन या निजी कार से यह यात्रा नहीं होगी, बस से यात्रा का ऑर्डर जारी किया गया है और यात्रा समूह में ही की जा सकती है। ऐसे में बाहर फंसे लाखों लोगों की घर वापसी बड़ी चुनौती है। सभी को वापस लाने के लिए 25,000 बस या 125 स्पेशल ट्रेन की जरूरत है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन भी बड़ी चुनौती है। देश भर के कई राज्यों में झारखंड के लोग फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र में 1,07,000 के करीब लोग फंसे हुए हैं और हम आपको बता रहे हैं कि ये वापसी क्यों आसान नहीं है। 25,000 बस या 125 स्पेशल ट्रेनों की जरूरत होगी और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन भी एक बड़ी चुनौती होगी कि क्या इतने लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सकेगा, सैनिटाइजेशन किया जा सकेगा। देश भर के कई राज्यों में झारखंड के लोग फंसे हुए हैं। उतने राज्यों से लोगों को आखिर कैसे बुलाया जाएगा, यात्रा के लिए क्या कुछ इस्तेमाल किया जाएगा। महाराष्ट्र में 1,07,000
गुजरात में 72,000 लोग झारखंड के फंसे हुए हैं, जो एक बड़ी चुनौती है यहां से लोगों को वापस लाना। तो प्रवासी मजदूरों और छात्रों को वापस लाने को लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बसों की सुविधा और बाहर फंसे लोगों को लाने की रणनीति पर मंथन हुआ। नोडल पदाधिकारी एपी सिंह ने कहा कि बाहर फंसे लोगों को लाने का रास्ता निकल जाएगा। वहीं रांची के डीसी ने कहा कि रांची जिले के करीब 35,000 मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, जिन्हें लाने की कोशिश की जा रही है। मोड तो सरकार तय करेगी ना, डिफरेंट मोड हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे। बस तो एक मोड है, उसमें लिखा ही है बस, तो उसको बताने की क्या जरूरत है। मांग करेंगे सर आप लोग, अब ये सरकार तय करेगी ना, हम कैसे बता सकते हैं। हम लोग के पास जो अभी तक गाँव से डेटा आया है, जिसमें हम लोगों ने सर्वे कराया था कि कितने लोग गाँव के बाहर हैं, तो करीबन मोटा मोटी करीब 35 से 40,000 के बीच का डेटा है। अब स्टूडेंट कितने हैं उसका अभी कोई हमारे पास ऐसा डेटा नहीं है। कोरोना संक्रमण से गर्भवती महिलाओं की परेशानी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा परेशानी उन नाबालिगों की बढ़ी है जिनकी पहले अस्मत लूटी गई, और अब जब प्रसव की तारीख नजदीक है तो सरकारी अस्पतालों में संक्रमण फैल गया है। कोख पर कोरोना का खतरा। जी हां, ये शब्द इसलिए क्योंकि रांची के कांके स्थित नारी निकेतन में रह रही 6 नाबालिगों का प्रसव महज 15 दिनों के भीतर होना है। लेकिन कोरोना बंदी में नाबालिगों को किस अस्पताल में भर्ती कराया जाए, ये बड़ा सवाल है। कोरोना संक्रमण के कारण सदर अस्पताल का गायनिक वार्ड सील है। डॉक्टर और नर्सें क्वारंटीन पर हैं, उनकी जांच की जा रही है। रिम्स के भी गायनिक वार्ड का यही हाल है। जो आज के डेट में कोई भी ऐसा मतलब औरत नहीं होती है जो पुराने दिन में गांव में हो जाता था कि घर में करा लेना, ऐसी परिस्थिति एकदम नहीं है। और एकदम सरकारी होम में हम लोग तो ये रिस्क लेने ही नहीं सकेंगे, क्योंकि सारे विक्टिम है, सारे कहीं ना कहीं कोई केस से रिलेटेड है, उसका बयान होना है, कोर्ट को नॉलेज है। तो ऐसे में हम लोग सच में बहुत गंभीर परिस्थिति में है। हम लोग आगे बात कर रहे हैं, ये बात को आगे बढ़ाए हैं। कांके के स्नेहाश्रय नारी निकेतन में 42 महिलाएं रह रही हैं। इनमें 6 नाबालिग प्रेग्नेंट हैं। थोड़ी सी भी गलती से ये सारे लोग कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। सरकारी अस्पताल के दरवाजे बंद होने की वजह से इनकी समस्या बढ़ गई है। गर्भवतियों की हर माह होने वाली जांच तो दूर, अब तक कोरोना टेस्ट भी नहीं हो पाया है। अभी अगर शुरू हो जाएगा किसी का तो हम लोग 108 को बुला भी लेते हैं, लेकिन ले तो कहाँ ले। रिम्स भी लेना असंभव हो रहा है। पास वाला कांके ब्लॉक का जो है स्वास्थ्य केंद्र, वो भी पता नहीं बंद है कि खुला है, नहीं पता। सदर भी नहीं लेगा। नारी निकेतन में रह रही 6 बच्चियों की जिंदगी फिलहाल खतरे में है। वजह है उनका गर्भधारण होना। फिलहाल अस्मत लूट जाने के बाद पोक्सो एक्ट के तहत उन्हें नारी निकेतन लाया गया, जहां पर वो रह तो रही हैं, लेकिन अब चंद दिनों के अंदर जिस बच्चे को उन्हें जन्म देना है, उन बच्चों का जन्म किस स्थान पर होगा, कौन से अस्पताल में होगा, इसे लेकर संशय बरकरार है। क्योंकि सरकारी अस्पताल में फिलहाल कोरोना पेशेंट के मिलने से जहां गायनिक वार्ड बंद कर दिया गया है, तो वहीं निजी अस्पताल में कोरोना जांच के बिना बच्चे की जन्म संभव नहीं है। ऐसे में लगातार संशय बरकरार है कि किस तरह से इन बच्चियों की जिंदगी बचाई जा सके। कैमरामैन मनोज के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। राजधानी रांची में हिंदुपीढ़ी के अलावा कोरोना के 14 हॉट स्पॉट हैं, जहां प्रशासन को और सख्ती की जरूरत है। अस्थायी सीलिंग होने के कारण लोग इलाकों में आसानी से आ जा रहे हैं, जिसके कारण कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा है और हिंदपीढ़ी जैसे हालात होने की आशंका जताई जा रही है। हिंदपीढ़ी के अलावा कांटा टोली, कांके का अरसंडे, नामकुम और लुआडी, पिस्का मोड़, बेड़ो, हरमू, इमली चौक और चूटिया प्रभावित इलाकों में शामिल है। हालांकि इसमें से कई इलाकों से सिर्फ एक कोरोना पॉजिटिव हैं और मरीजों के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन भी किया गया है, लेकिन लोगों की लापरवाही से संक्रमण फैलने का खतरा है। हालात तो बिल्कुल सामान्य है और अभी कंट्रोल में है। चूंकि एक केस सभी जगह पर आया था, इसलिए कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। ये एरिया
बनाने के बाद हम लोग कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग करेंगे और आसपास जो भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स में होंगे उनकी सैंपलिंग करेंगे और बफर जोन में स्क्रीनिंग करेंगे। तो यदि सब कुछ सामान्य रहता है तो निश्चित समय के बाद कंटेनमेंट खोल दिया जाएगा। रांची में कोरोना के रेड जोन में कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिसकर्मी फ्रंट लाइन पर दिख रहे हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी कर रहे 50 साल से ज्यादा उम्र वाले कर्मी थोड़े असहज हैं। हिंदुपीढ़ी इलाके के गुरु नानक स्कूल में बने कंट्रोल रूम में ऐसे कई एएसआई और पुलिसकर्मी तैनात हैं जिनकी उम्र 50 साल के पार है। वो डर के साए में ड्यूटी करने को मजबूर हैं। 50 बरस से 54 बरस के लगभग उम्र होने जा रहा है। जब इस क्षेत्र में जब आदेश है कि इस क्षेत्र में नहीं रहना है, तब पर भी हमको यहीं पर रखा गया है, गुरु नानक कंट्रोल रूम में। तो जितने पुराने ऑफिसर, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे इंस्पेक्टर हो या डीएसपी ही हो या सब इंस्पेक्टर हो, 45 से कम के सभी लोग को 40 के आसपास के जो भी उनको लगाया जाए और जितने भी 50 साल के ऊपर हैं उनको रिप्लेस किया जाए ताकि हमारी ड्यूटी भी बाधित न हो और उनके भी जो जान माल की सुरक्षा हमें चिंता करनी चाहिए। गोड्डा के पोड़ैयाहाट में कोरोना बंदी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बैंक हो या बाजार, हर जगह यहां के लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं। पोड़ैयाहाट के भारतीय स्टेट बैंक में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। वहीं बैंक से पल्ला झाड़ रहे हैं तो बैंक के मैनेजर भी मास्क लगाना जरूरी नहीं समझते। अब उसके आगे मैं तो लग नहीं सकता हूँ। ये नहीं कि एक एक आदमी को मैं देखूंगा। बात सही है। आपका कहना हमने जो करना था बैंक परिसर में मैंने किया। आप देख सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं आप इसको। हमने जो मेंटेन करना था मैंने किया। समझाने बहुत परेशानी होती है। लोग को बोले समझाने के बाद भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं होता है कि आखिर लॉकडाउन क्या है। हम लोग तो परेशान हो जाते हैं सुबह 7 बजे से लेकर अपने ड्यूटी टाइम 2 बजे तक समझाते। सरायकेला में क्वारंटीन सेंटर से भागने की कोशिश कर रहे 2 शख्स को फिर से पकड़कर क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। राजनगर थाना अंतर्गत राजनगर हाई स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर से भाग रहा शख्स पश्चिम बंगाल से रोजी रोटी कमाने यहां आया था, जबकि क्वारंटीन सेंटर से भागे दूसरे शख्स के बारे में नहीं पता चल सका है। क्वारंटीन सेंटर से भाग रहे शख्स का आरोप है कि यहां खाने पीने की दिक्कत हो रही है, लिहाजा इसने भागने का फैसला लिया। कैसे भाग आया? वो बोलता है देखो हमको एक लड़का है, वो बोलता है जगह हमको नहीं खाएगा, जिद करा गया। ठेकेदार से बोलता है तुमको जाएगा तो जाओ, ना खाएगा तो चल जाओ, खाएगा तो थको, 4 दिन पड़ जाएगा। जामताड़ा में अब तक कोरोना के 2 मरीज मिले हैं, लेकिन कोरोना से जारी इस लड़ाई में मेजाम के होम्योपैथिक कॉलेज के डॉक्टरों ने भी अपनी भागीदारी निभाई है। होम्योपैथिक कॉलेज के जूनियर डॉक्टर बंगाल समेत दूसरे जिलों से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। डीसी ने भी जूनियर डॉक्टरों के योगदान की सराहना की है। और इसमें होम्योपैथिक कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं और स्वास्थ्यकर्मी हैं वो हमको हेल्प कर रहे हैं। तो इनको मैंने पहले भी कहा है कि ये प्रतिष्ठा देने योग्य लोग हैं। इनको समाज से सम्मान मिलना चाहिए, प्रशासन से सम्मान मिलना चाहिए। जिला प्रशासन उनके लिए, उनकी सेवा के लिए कृतज्ञ है। जो हम लोग का जूनियर डॉक्टर्स, जो स्टाफ और हम लोग का जो डॉक्टर्स 4-5 हैं जो अभी अवेलेबल है, वो लोग सबको मिलकर हम लोग सेवा देने का कोशिश करना शुरू किए। इसमें हम लोग को भरपूर साथ दिया लोकल अथॉरिटी, यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है गवर्नमेंट का, वो लोग भी हम लोग का साथ मिलकर काम किया। कोरोना से जंग में हर कोई अपनी भागीदारी निभा रहा है। गुमला के 10 साल के बच्चे अर्चित आर्यन ने रुपयों को सैनिटाइज करने वाली एक मशीन बनाई है, जिसकी लागत महज 1800 रुपये है। क्या है मशीन की खासियत, जायजा लिया है संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने। कोरोना बंदी के दौरान में सबसे बड़ी बात यह कहा जा रहा है कि आपको वायरस से बचना है और हर स्तर पर वायरस से बचना है। अभी हमारे साथ एक नन्हा बच्चा है मौजूद है, आप इस बच्चे को देख सकते हैं। इसने एक नोट सैनिटाइज करने वाली छोटी सी मशीन का इसने एक विकल्प तैयार किया है और इसमें यहाँ पर ये लिक्विड डाला जा रहा है, जो सैनिटाइजर वो डाला जा रहा है और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं इसमें जब वो सैनिटाइजर इसमें डाल देता है उसके बाद इसके अंदर से नोट पुश किया जाता है और नोट दूसरी तरफ पूरी सैनिटाइज होकर निकलता है। हम लोग ये सैनिटाइजर इसके अंदर डाल देते हैं, उसके बाद फिर ये इसको ऑन किया जाता है, उसके बाद फिर नोट डालेंगे तो इस साइड से सैनिटाइज होकर इजीली निकल जाएगा और ये कोई भी दुकान में यूज़ हो सकता है और इससे बच भी सकते हैं कोरोना से, क्योंकि नोट के दौरान भी
कोरोना फैल सकता है। तो इसमें यहाँ लिक्विड डाला हुआ है, सैनिटाइजर डाला हुआ है, और इस नोट को जैसे आप यहाँ से डालते हैं तो नोट दूसरी ओर निकल जाता है, उधर से नोट निकल जाता है, और आप देख सकते हैं कि नोट पूरा सैनिटाइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सैनिटाइजर डाला हुआ वो इसके ऊपर आता है। तो निश्चित रूप से एक छोटे से बच्चे द्वारा किया गया प्रयास काफ़ी सराहनीय है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। घाटशिला की मुसामनी प्रखंड के फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत के 96 परिवार का राशन कार्ड नहीं बना है, जिसके कारण कोरोना बंदी में भी उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने करीब 1 साल पहले राशन के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया था, लेकिन अब तक इनका राशन कार्ड नहीं बना। घाटशिला विधायक को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने अपनी ओर से ग्रामीणों के बीच राशन का वितरण किया, साथ ही गांव में दाल भात केंद्र भी खोल दिया है। आदमी का राशन कार्ड है, बहुत मतलब ज़्यादा आदमी का ही राशन कार्ड का उपलब्ध नहीं है। जैसा 1 साल हो गया ऑनलाइन किया गया था, उन लोगों के पास सब कुछ पर्ची अर्ची भी मिला है, जो कि प्रज्ञा केंद्र में जो ऑनलाइन किया गया था, लेकिन अभी तक 1 साल होने के बावजूद भी वो लोगों को राशन उपलब्ध नहीं हुआ है। DSO से बात करूँगा, MO से बात करूँगा, और कोई भी एक भी व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा जिसका राशन कार्ड नहीं है, सबको राशन मिलेगा। कोरोना बंदी के बीच चतरा के सिमरिया में बिजली ने भी परेशान कर रखा है। सिमरिया अनुमंडल में पिछले 3 दिनों से बिजली गुल है, जिसकी वजह से इलाके में 23 से ज्यादा गांव अंधेरे में हैं। बिजली समस्या को लेकर यहां के कांग्रेस नेता ने बिजली विभाग पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है, तो विभाग का कहना है कि बारिश आंधी की वजह से बिजली गुल रहे, इसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा। सिमरिया अनुमंडल में 3 दिन से बिजली गुल हो जाने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी है, और ये सब बिजली विभाग के कर्मचारी 3 दिनों से बिजली गुल है। उसका मेन कारण है कि जो बारिश हुआ, ठंडिंग हुआ, उसमें मेन VCB जो सिंदूर का है, कटकम सांडी लाइन का, वो खराब हो गया था। उसके कारण से मेरा लाइन बंद रहा 2 दिन। जमशेदपुर में कुत्ते के शौच को लेकर विवाद हुआ और इसमें मर्डर हुआ है। दरअसल हत्या के आरोपी ने इस बात के लिए मना किया था कि वो अपने कुत्ते को उसके घर के सामने शौच नहीं कराए। ये बात फिर इतनी बढ़ गई कि जान चली गई। ओलीडी थाना क्षेत्र के पंडित लाइन की यह घटना है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सौरभ सुमंजा डिमना रोड स्थित आशियाना में बने मंदिर में पूजा पाठ कराते थे। हत्या के आरोपी सोनू मिश्रा के पुरोहित थे। दोनों का आसपास में ही घर भी था। वैसे शहर में बीती रात भी गोली चलाने की घटना सामने आई है और 15 घंटों के भीतर दोबारा गोलीकांड की घटना हुई है। गया जो बाबू आप रोड पर में जो कुत्ता लेकर के टहलते हैं, थोड़ा मैदान में ले जाइए लैट्रिन कराने के लिए। अब मोहल्ला में रोड पर में क्यों लाते हैं? इसी बात के लिए उस समय मौका देखते हुए आज उसको सटा। सोनू मिश्रा। कहाँ रहता है? हाँ, हम लोग के बगल में रहता है। नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। लौनगरी जमशेदपुर में इधर एक बार फिर गैंगवार से दहल चुका है। देर रात अखिलेश सिंह और सुधीर दुबे गुट के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें अखिलेश गिरोह के कन्हैया सिंह समेत 6 लोगों को गोली लगी है। इनमें से एक की हालत गंभीर है। घटना सीताराम डेड़ा स्लैग रोड के पास की बताई जा रही है। बताया यह जा रहा है कि दोनों गिरोह के लोग किसी बात को लेकर आमने सामने आ गए और ताबड़तोड़ गोली चलने लगी। घटना में कन्हैया सिंह को भी गोली लगी है, लेकिन वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जमशेदपुर पुलिस ने कन्हैया सिंह को ताड़ी पार किया हुआ है। बावजूद इसके लौनगरी में वो कैसे मौजूद था, इसकी भी जांच की जा रही है। गिरिडीह के बेंगाबाद स्थित खंडोली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 27 अप्रैल को हुए आशीष मंडल की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। कॉलेज के अध्यक्ष अरविंद मंडल ने आशीष के पहले रूम पार्टनर आशुतोष पांडे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। अरविंद का कहना है कि पुलिस की मदद से उसके भाई आशीष मंडल की हत्या की गई। बता दें कि 27 अप्रैल को आशीष का शव कॉलेज में मिला था।